ये रिजल्ट आया है तब से एनडीए की बात हो रही है। पहले भी एनडीए की बैठक हुई, अभी भी एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई, लेकिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक अभी भी नहीं हुई है। तो क्या कोई मजबूरियां हैं नरेंद्र मोदी की कि वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुला रहे हैं, या फिर वो बीजेपी के नेताओं को अहमियत ही नहीं देते हैं, बीजेपी के सांसदों को अहमियत ही नहीं देते हैं, इसलिए वो ये गवारा भी नहीं कर रहे कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई जाए और उसका नेता वो चुने। क्योंकि अभी अगर वो किसी को पकड़कर चल रहे हैं तो वो नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं। अभी एक हम तस्वीर देख रहे थे जहां पर नीतीश कुमार पीछे से जा रहे थे भाषण देने के लिए, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही थी, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हाथ पकड़कर आगे से कहा कि आप आगे से जाइए। तो ये आप देखिए कि जो बदलाव हुआ है जब से रिजल्ट आया है 4 जून से लेकर अब तक, वो रिजल्ट आपने कैसे नरेंद्र मोदी को मजबूर नरेंद्र मोदी, झुका हुआ नरेंद्र मोदी बना दिया है, इसकी वानगी लगभग हम हर रोज देख रहे हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी से शुरू होकर मोदी पर खत्म हो जाते थे, अब वो एनडीए से शुरू हो रहे हैं और एनडीए पर खत्म हो रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है हम हार गए, लेकिन हम हारे कहां हैं, हमने एनडीए ने लड़ा था चुनाव और एनडीए ही जीत गया है। तो जो मोदी की गारंटी से शुरू होते थे, मोदी पर से शुरू और मोदी पर खत्म, आज आप देखिए कि मजबूर नरेंद्र मोदी एनडीए से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं और अपनी कैसे एनडीए का लबादा पहनाकर उसकी आड़ में उसे जीत की तरह पेश कर रहे हैं। और इससे ही समझा जा सकता है कि कैसे ये नरेंद्र मोदी के चेहरे की ये हार है। एक और तस्वीर का मैं जिक्र करूंगी और फिर उसके बाद उमाकांत जी आपसे सवाल मिलूंगी। हमने देखा था कि जब ये एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही थी तो नीतीश कुमार ऑलमोस्ट पैर छूते हुए नजर आ रहे थे। हमने देखा था एकदम पैर छूते हुए वो नजर आ रहे थे नरेंद्र मोदी के। अगर हम देखें उम्र के लिहाज से भी देखें तो लगभग सेम उम्र है नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की, और सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी के सीनियर हैं। तो इसे मजबूरी समझा जाए या फिर अंदर खाने का कोई खेल, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार को हमने देखा है कि जहां पर वे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं कहीं नहीं जाएंगे, उसकी अगली बार वो पलटी मार लेते हैं। और एक और सवाल, जो जिन नायडू के ऊपर भरोसा यहाँ पर दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या वाकई में जो नायडू हैं वो उनके साथ उस तरह से चल पाएंगे जिनको खून के आंसू रुलाए थे चंद्रबाबू नायडू को जब ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हो रही थी और जिस तरह से वो रोए थे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी आप ये खबर देखिए कि जहां मंच पर जिन तमाम नेताओं को एनडीए के बिठा रखा था, सांसदों को, एक एक सांसद वाले, वहीं आरएलडी जो कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है जिनके 2 सांसद हैं, उनको मंच पर नहीं बिठाया गया, उनको सामने बिठाया गया जहां तमाम सांसद बैठे हुए थे। तो ये क्या, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है और कहा है कि ये बेइज्जती है और अभी से ही क्या किनारा करना आरएलडी को शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है भले ही शिंदे यहां पर हो, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार वहां पर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे ग्रुप के कई सांसद हैं। और उधर टीएमसी की बात करूं तो वहां पर ये कहा गया है टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी के कई सांसद और विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। और बिहार से भी बड़ी खबर ये आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें यूसीसी की बात करें, चाहे हम बात करें अग्निवीर योजना की जिसको लेकर पहले ही आपत्ति जता दी गई है, और जो 100 दिन का प्लान नरेंद्र मोदी का है उसमें पहले ही अड़ंगा अड़ गया है। तो भले ही राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया हो, ये 9 तारीख शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की गई हो, लेकिन क्या वाकई में ये सरकार चल पाएगी? वो नरेंद्र मोदी जो सिंगोल लेकर नई संसद में घुसे थे, आज हमने देखा, मैं कहूंगी वो तस्वीर दिखाएं जब उन्होंने अपने सर माथे लगाया संविधान को। और यही विपक्ष की और यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत है कि आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो देखिए कैसे सर माथे उन्होंने संविधान को लगाया है। और मैं उनसे ये कहूंगी, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेशुमार उलझनों का समाधान हूं, मैं इस भारत का संविधान हूं। ये प्रधानमंत्री को जरूर समझना चाहिए। उमाकांत जी, अभी की सियासी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं?
कैसे बदलते देख रहे हैं और उभरते देख रहे हैं। आपने तो दशकों का आपका पत्रकारिता का अनुभव है, आपने कोलिशन की कई गवर्नमेंट देखी है और 10 साल की तानाशाही सरकार भी आपने देखी है। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जैसा अहंकारी नेता, जिन्हें एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करने की आदत हो गई हो, वो वाकई में कोलिशन गवर्नमेंट चला पाएंगे, जिसका कोई एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, जिनकी सियासत मोदी से शुरू होकर मोदी पर खत्म होती हो, वो ऐसे झुककर सरकार चला पाएंगे? देखिए, मैं पहली बार जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी 2014 में, तो मैं सेंट्रल हॉल में था उस समय, और पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने है। ऐसा लगता है कि कल की बात है। और 2019 के बाद 19 में जब वो शपथ ले रहे थे, तब भी मैं हाउस में था। आज मैं हाउस में नहीं था, आज मैं सेंट्रल हॉल में नहीं था। मैं ये मानता हूं कि मैं एक तस्वीर देख रहा हूं जो 2014 में थी। भारत का संविधान रखा हुआ था, उसके आगे नतमस्तक मोदी जी। 2019 में संविधान के आगे नतमस्तक मोदी जी। और आज तस्वीर देख रहा तो आज तो बिल्कुल पूरा बिल्कुल लेटे नहीं, बाकी सब कुछ था। तो मैं ये मानता हूं कि कोई ऐसा संकेत मोदी जी ने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं दिया कि भारत के संविधान के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति, नागरिकों को भारत के संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं उनके प्रति उनके मन में कोई सम्मान है, कोई अगर सम्मान है तो बताएं देश को कि कौन सा सम्मान है। मणिपुर का औरतों का सम्मान कहां चला गया? देश के दूसरे हिस्सों में महिला वंदना की जो बातें होती है, महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। केवल आज उन्होंने आरक्षण की बात की कि महिलाओं के लिए हम आरक्षण, हमारी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है, तो उसके बारे में स्पष्टता उनके भाषण से लगती नहीं है। और साफ साफ लगता है कि ये एक जो आर्काइव्स है पार्लियामेंट की, उसमें रखने के लिए है वो। और मैं दूसरी बात ये मानता हूं कि जो कोलिशन है, कोलिशन पॉलिटिक्स है, कोलिशन पॉलिटिक्स तो होता है कि समग्रता में आपको चलना और डाइवर्सिटी से देश की राजनीति को चलाना। देश, हमारा देश बड़ा विविध देश है, बड़ी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, भाषाएं हैं, बोली है, लैंग्वेजेस है और भौगोलिक भाषाई विविधताएं हैं। और मोदी ने आज तक कभी ये शो नहीं किया कि देश की जो डाइवर्सिटी है उसके प्रति उनके मन में कोई सम्मान है। मैं तो, अगर वो एनडीए का आज डंका पीट रहे हैं, तो ये पहली बार हुआ कि 2019 से लेकर के कभी भी किसी कार्यक्रम में उन्होंने एनडीए का कोई नाम नहीं मिला। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मोदी जी के भाषण, पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर एनडीए नाम का उनके मुंह से कोई शब्द निकला हो। मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकला होगा, मैं ऐसे शर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन आज पहली बार हो रहा है कि वो बड़े अभिभूत है, बड़े टची हो रखे हैं एनडीए एनडीए एनडीए। और ऐसा लग रहा है कि अपनी हार, जो पार्टी की जो पराजय है, उनके 38 सिटिंग एमपी जीते हैं, उस राज्य से जीते हैं जिस राज्य में उन्होंने पूरा सांप्रदायिकता का पूरा तांडव किया, तांडव चलाया उनके भाषणों से। उस राज्य में उन्होंने, राजस्थान से उन्होंने तीसरे चरण के के बाद उन्होंने सांप्रदायिकता का अभियान शुरू किया और देश के मतदाताओं को धर्म के नाम पर कैसे बांटा जाए, उसकी उन्होंने एक तस्वीर बिछाई, एक कालीन बिछाया। और उस कालीन को लेकर के उन्होंने पूरा जो एक कोशिश की थी कि तीसरे फेज के बाद जो 7 फेज तक तो पूरा इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में पूरा
धर्म के आधार पर पोलराइज होगा, लेकिन इस देश की जनता, इस देश के माइनॉरिटीज बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बहुत देश के प्रति इतना प्यार करते हैं सारे लोग कि इस तरह के उकसावे पूर्ण बातों में देश के लोग नहीं आए। और लोगों ने उसी राज्य में जहां से उन्होंने ये कम्युनल भाषण दिए थे, उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में पूरी 25 के 25 सीटें राजस्थान में जीती थी, इस बार उन्होंने 11 सीटें भाजपा को उसी राज्य में हरा दी। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये इसलिए भी नाम नहीं ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीती है या हारी है, इसलिए नहीं ले रहे कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं। इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस लिए चुनाव हारी, क्यों चुनाव हारी, उसके क्या कारण है। और अभी आपने बताया कि पार्लियामेंट्री पार्टी की तो कोई बैठक ही नहीं हुई है। पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक तो, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका एक बहुत मजबूत आधार है कि आप संसदीय राजनीति में पार्लियामेंट्री पार्टी उसका एक पहली सीढ़ी होती है। ये तो ऐसी बात हुई कि आपने एमए पास कर लिया, उसके बाद आप छठी क्लास में एडमिशन ले ले। आप पहले छठी क्लास से तो ऊपर पढ़ेंगे और एमए पहले पास कर दिया और उसके बाद आप छठी क्लास में एडमिशन लेने आ रहे हैं। तो ये बहुत बात लोगों के, देशवासियों के सामने, जो संसद को जानते हैं, संसदीय राजनीति को जानते हैं, कानून जानते हैं, बहुदलीय व्यवस्था को जानते हैं और भारत में लोकतंत्र की जो बारीकियां हैं उनको समझते हैं, वो लोग इन चीजों को समझते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो चीजें हैं, राजनीतिक मतभेद है, उन्होंने ऐसा ऐसा वातावरण पेश कर रहे हैं भाषण में। और जाहिर सी बात है कि भाषण उन्होंने खुद तो नहीं लिखा, भाषण लिखने वाले बहुत सारे लोग उनके पास हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से विपक्ष को उन्होंने उसके प्रति शब्दावली का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्होंने आलोचना का जो स्तर था वो इतने नीचे वो ले गए हैं उस स्तर को कि जिसकी कल्पना कम से कम मैं नहीं कर सकता था। मैं सोचता था कि ये एक, क्योंकि बहुत बुरी चोट लगी है तो बड़े हम्बल ढंग से वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा भाषण का जो स्तर है वो एक कस्बे लेवल पर ले आया है, वो एक मोहल्ला लेवल पर भाषण का स्तर ले आया है। ऐसा नहीं लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री देश का स्टेट्समैन होता है, देश की हर एक नागरिक का, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि होता है। तो क्या वो चाहते हैं कि भारत में संसदीय राजनीति खत्म हो जानी चाहिए? क्या विपक्ष नहीं होना चाहिए? विपक्ष मुक्त संसद होनी चाहिए या विपक्ष मुक्त देश होना चाहिए? तो तमाम तरह के जो सवाल है उनके भाषण से उभरे हैं, उनकी कार्यशैली से उभरे हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे उभरे हैं। जी जी। अभी आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा, जो मैंने आपसे पहले पूछा, क्या कोलिशन की गवर्नमेंट वो चला पाएंगे? आपको नहीं लगता कि आप एनडीए तो छोड़ ही दीजिए, खुद बीजेपी में इतने बगावत के सुर हैं और जिस तरह से पूरे तरीके से आरएसएस को साइडलाइन किया गया, जेपी नड्डा ने खुद कहा कि हम बालिग हो गए हैं, अब हमें जरूरत नहीं है। एक तरह से उनका यही मतलब था कि अब हमें जरूरत नहीं है आरएसएस की। क्या अब वो आरएसएस सक्रिय नहीं हो गया होगा? क्या अब वो आरएसएस नहीं देखेगा कि कैसे ये बैसाखी की सरकार है, ये एक मजबूर सरकार है, ये दूसरों के दारो मदार पर चलने वाली सरकार है? अगर नायडू और नीतीश में से कोई एक भी हाथ खींच ले तो वो सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी उनको जरूरत है। 32 नंबर उनके पास कम है, 240 हैं और बिल्कुल एज पे तो सरकार नहीं चला सकते, 2, 4, 5, 10 उन्हें और चाहिए होंगे। और क्या आपको लग रहा है कि ये कोलिशन की गवर्नमेंट चलाने वाला नेता है? क्योंकि इन्हें तो आदत ही नहीं है, इन्हें तो इंस्ट्रक्शंस लेने की आदत नहीं है, झुकने की आदत नहीं है। और क्या इतने मजबूर ये हो जाएंगे? और आरएसएस का रोल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो कोलिशन की आपने बात की। देखिए, मैं देखिए अटल जी का कोलिशन भी मैंने बड़ा अटल जी के जमाने में कोलिशन था और वो बड़ा सम्मान था अटल जी का कोलिशन पॉलिटिक्स के प्रति, क्योंकि उनको पता था कि इस देश में अगर राजनीति करनी है तो डाइवर्सिटी है इस कंट्री में, छोटे मोटे दल हैं, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की पार्टियां हैं,
उनको भी पूर्वोत्तर की पार्टियां हैं, उनको भी साथ लेके चलते थे वो। अब ममता बनर्जी खुद उनकी पार्टी में उनके साथ मंत्री रही, बाद में छोड़ के चली गई। नीतीश कुमार भी रहे, बाद में छोड़ के चले गए। फारूक अब्दुल्ला रहे, बाद में छोड़ के चले गए। तो एक किस्म से जो अटल जी का जो कंपोजिशन था कोलिशन का, और उस दौर में जो राजनीति का जो मिजाज था, वो आज की राजनीति के मिजाज से बहुत अलग था। नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिटिक्स को जो जो उनका डिक्टेटरशिप का जो रवैया है, उसकी वजह से कोलिशन पॉलिटिक्स, पारदर्शी पॉलिटिक्स, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स, भाईचारे की पॉलिटिक्स और एक संवाद की पॉलिटिक्स, संसदीय राजनीति की पॉलिटिक्स, इन चीजों से मोदी जी का कोई ताल्लुक नहीं है, जो मैंने उनको रीड किया है। जब से वो प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए हैं, तो संसदीय मूल्यों के प्रति उनके मन में जरा सा भी सम्मान नहीं है। और वो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो विपक्ष के नेता या विपक्ष के सांसद उनसे सवाल पूछते हैं, उनकी कार्यशैली की आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, वो उनके इशारे पर आते हैं। और इसलिए उनको चाहे स्पीकर के जरिए या प्रस्ताव ला करके उनको चेतावनी देना, उनको विचंटिंग करना, उनको संसद से निकालना, उनको सवाल नहीं पूछने देना। और पहली बार मैंने देखा, मैं 1988 से भारत की संसद कवर करता रहा हूं, मैंने देखा कि जो पार्लियामेंट जब चलती है तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड प्रोसीजर से चलाया जाता है। तो ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखा पिछले 10 साल में कि रूल्स एंड प्रोसीजर से भारत के संसद को चलाया जा रहा है। और ऐसा लगा कि ये जो नियम है, ये नियम अलग नियम बना रखे हैं। मीडिया को पार्लियामेंट में न घुसने दिया जाए, और अगर घुसने दिया जाए तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। एक अखबार से एक आदमी घुसेगा, एक टीवी चैनल से एक आदमी जाएगा, जबकि एक टीवी चैनल से 5-5, 6-6 लोग जाते थे। और इसलिए जाते थे कि पार्लियामेंट जो है, जो पार्लियामेंट चलती है तो सारी खबरों का हब पार्लियामेंट होती है। तो संसद में आज भी पत्रकारों की एंट्री बंद है। दूसरी बात है कि उनका जो कोलिशन के प्रति, जो उनका मंत्रियों के प्रति जो रवैया है कि अपने जो मंत्री हैं उनको कोई ऑटोनॉमी नहीं है। उनके जो मंत्री है, मेरा ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इनके मंत्रियों को नहीं पता, इनके ज्यादातर मंत्रियों को नहीं पता कि सरकार क्या करने जा रही है। जैसे इन्होंने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया, नोट बंद कर दिए, 3 घंटे के नोटिस पर इतनी बड़ी इकोनॉमी से इन्होंने नोट बंद कर दिए और कहा कि मैं देश में काला धन खत्म कर रहा हूं और आतंकवादियों को जो नंबर 2 का पैसा सप्लाई होता है, उस पैसे को बंद कर रहा हूं और भ्रष्टाचार बंद कर रहा हूं। तो मोदी जी बताइए, हम तो देश की जनता की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपने डिमोनेटाइजेशन के फायदे अगर हुए हैं तो आप आज क्यों नहीं गिनाए? आज तो बढ़िया मौका था, आप फायदे गिनाते कि मैंने डिमोनेटाइजेशन किया, उसका ये हुआ। दूसरा ये कि इन्होंने सारी फाइलें, जो मंत्रियों की फाइलें हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला दी जाती हैं और वहां एक डेस्क बनी होती है विभिन्न मंत्रालयों की। तो कोलिशन पॉलिटिक्स में अगर ये करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। कोलिशन पॉलिटिक्स में ना, कोलिशन पॉलिटिक्स में ये नहीं चलता कि आप जो है मंत्रियों को पता ही नहीं हो और डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं हो कि नोटबंदी के लिए एक कोशिश चल रही है या एक उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो कोलिशन पॉलिटिक्स आप चलाते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, सद्भाव रखना पड़ता है, संवाद रखना पड़ता है। मोदी की लिस्ट में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है।
जी, बिल्कुल। और मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये है ही नहीं। ये कह सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आप ये तो छोड़ दीजिए कि एनडीए के घटक दल, बल्कि उनके जो खुद के अपने पार्टी के जो मंत्री अपनी सरकार में रहे, जब वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे, तो उनमें से किसी को पता ही नहीं होता था। और अब तो आप देखें कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो कितने दिन तक ये सरकार बनेगी, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह 9 तारीख के तक के लिए कहा जा रहा है कि 9 तारीख शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ वो ले सकते हैं। तब तक क्या क्या हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के लगभग पैर उन्होंने छू लिए थे। हमने देखा है कि वो नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन जब उन्होंने बनाया था, और वो जब संयोजक उसके बने थे, तब भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, और एन इलेक्शन से पहले वो पलट गए थे। इससे पहले हमने देखा था कि जब वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी और शपथ ग्रहण समारोह में वहां गए थे, वहां पर भी उन्होंने इस तरह के जेस्चर्स किए थे। और लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे वो पलट गए, और कैसे फिर उसके बाद वो महागठबंधन में चले गए। और दूसरे सबसे बड़े प्लेयर हैं इसमें चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात की जाए, तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कहा गया है कि 4% जो मुसलमानों को आरक्षण उन्होंने देने का वादा किया है, वो देंगे। जिस तरह से वो मौजिन जो है, उनको जो पैसे दिया करते थे मंथली, वो उनको दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए जो हज के लिए सब्सिडी की उन्होंने बात की थी, जो हाजियों को दिए जाएंगे, वो उन्होंने देने की उन्होंने बात कही है। ये तमाम चीजें आप ये देखिए, ये एक ऐसे कोलिशन में होने जा रहा है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनने जा रहे हैं, तो क्या ये उनको कबूल होगा? और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू से लेकर तमाम लोग, और खासतौर पे जेडीयू, चाहे वो अग्निवीर योजना हो या यूसीसी, दोनों को ही लेकर अपनी आपत्तियां वो दर्ज करा चुके हैं। तो क्या ऐसे में जो सबसे बड़ी उनकी फ्लैगशिप योजनाएं और फ्लैगशिप उनकी आने वाली पॉलिसीज हैं, क्या वो उनको ठंडे बस्ते में डाल देंगे नरेंद्र मोदी? ये एक अहम सवाल है। और इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू, जिनको उन्होंने खून के आंसू रुलाए, जब ईडी की उनके पर कार्रवाई चल रही थी, जब वो जेल गए थे, और उनकी फैमिली के ऊपर जिस तरह की फप्तियां कसी गई थी, और वो रोते हुए नजर आए थे, फपक फपक कर रो रहे थे, वो जारो कतार रोते हुए नजर आए थे, क्या वो ये तमाम चीजें भूल जाएंगे? उमाकांत जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने ऊपर हुए जो जुल्म, या जेल जो हो गए, या उनके परिवार के साथ जो किया गया, क्या वो सब भूल जाएंगे? क्या उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, वो मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैच कर पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों से नफरत की सियासत करते हैं, जो मुसलमानों को देश का दुश्मन बना के ही हर चुनावी मैदान में उतरते हैं, मुसलमान से शुरू होकर मुसलमान पर को दुश्मन बनाने पर उनकी सियासत जो खत्म होती है, क्या वो नीतीश कुमार, और क्योंकि नीतीश कुमार भी एक बीजेपी में रहते, एनडीए में रहते हुए भी एक उदारवादी थोड़ा चेहरा माने जाते हैं, कि और उनको मुसलमान वोट करते हैं, क्या वो इस पॉलिटिक्स का हिस्सा वो उस तरह से कंफर्टेबली बन पाएंगे? या आपको लगता है कि हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, लेकिन ये सरकार बहुत दिन चल नहीं पाएगी? इसकी आशंकाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि विपक्ष के पास भी नंबर 234 का है, उन्हें भी सिर्फ 38 ही चाहिए सरकार बनाने के लिए। देखिए, मैं तो अगर कोई सरकार भारत में जब कोई चुनाव होते हैं, तो चुनाव के बाद कोई ना कोई सरकार बनती है। हमने इस देश में ऐसी सरकार भी देखी है, अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसको कोई मैंडेट नहीं था, और उनके पास संख्या बल था ही नहीं, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। तो शंकर दयाल शर्मा ने हमारे सामने अटल जी को सरकार बनाने के लिए बुला दिया था, और अटल जी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, जिसमें सिकंदर बख्त थे, जिसमें परोन महाजन थे, जिसमें आडवाणी जी थे। तो मेरा ये रमाकांत खलप थे। तो मेरा ये कहना है कि संसदीय राजनीति में, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति शासन देश में नहीं लगता, कोई ना कोई देयर शुड बी अ गवर्नमेंट, देयर इज नो स्कोप ऑफ द प्रेसिडेंट रूल एट सेंटर। तो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि कोई ना कोई सरकार रहती है और बनती है, चाहे वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, और एक प्रोसेस है उसका, सरकार गठन की एक प्रोसेस होती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उस पार्टी को बुलाया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर में वो 240 या 38 के करीब उनके पास नंबर है, तो अगर वो उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना था।
अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो दो पार्टनर का आपने नाम लिया, नीतीश कुमार और ये जो सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, ये दोनों चंद्रबाबू नायडू। सपोर्टिंग पार्ट चंद्रबाबु नायडू। मैं चंद्रबाबु नायडू यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर थे। मेरा साबका पड़ता था उनसे, क्योंकि मैं यूनाइटेड फ्रंट कवर करता था एज ए रिपोर्टर। मैं हैदराबाद एनटी रामाराव की रैलियां भी कवर करने गया कई बार। चंद्रबाबु नायडू के बुलावे पर भी उनके कार्यक्रमों में हम लोग गए दिल्ली से। ऑल पार्टी मीटिंग्स होती थी और वहाँ रैलियां होती थी, तो हम एज ए रिपोर्टर जाते थे। लेकिन मेरा ये कहना है कि चंद्रबाबु नायडू, दो मुद्दे हैं चंद्रबाबु नायडू के पास। एक तो आंध्र प्रदेश को आर्थिक पैकेज, क्योंकि तेलंगाना जब बना 2013 में, तो उसके बाद राज्य का जो बड़ा हिस्सा था ग्रेटर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हैदराबाद का जो इलाका था जहां रेवेन्यू जनरेशन होती है, वो तेलंगाना में चला गया। और अब उनके पास राजधानी बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी और तमाम तरह की चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो चंद्रबाबु नायडू, मुझे लगता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य है आंध्र प्रदेश को आर्थिक पैकेज दिलाना और सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिक पैसा दिलाना। क्योंकि कल मेरी हैदराबाद बात हो रही थी, तो मुझे ये बताया गया कि आंध्र प्रदेश का पूरा खजाना खाली है और जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने पूरा मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया। और ऐसी स्थिति में राज्य को अगर आपने पटड़ी पर नहीं ले आए तो आप राज्य में 6 महीने बाद राज्य में तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं होंगे। आज भी हालत खराब है। तो उस चक्कर में वो लेके, तो वो जब तक उनका सॉल्व होगा 2-4 महीने में, अगर उनके साथ किसी तरह का लगा उनके साथ कि ये नाइंसाफी हो रही है, तो वो निश्चित रूप से बाउंस बैक करेंगे। वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम धोखा दे चुके हैं, मुझे मेरे सामने धोखा दे चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत तिरमिलाई उनके धोखा देने से। इसी तरह कम से कम 4 बार नीतीश कुमार धोखा दे चुके हैं भाजपा को। तो मैं नहीं मानता कि दोनों ही भरोसे लायक हैं। दोनों का ही जब तक मतलब सॉल्व होगा ये इनके साथ रहेंगे। जिस दिन इनको लगेगा कि मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है, जिसको कहते हैं ना कहावत में कि इन तिलों में तेल नहीं है, तो जब उनको लगेगा कि इन तिलों में तेल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई 1 मिनट भी लगाएंगे। देखिए, दोनों को, नीतीश कुमार को बिहार में आर्थिक पैकेज लेना है। जैसे विशेष राज्य का दर्जा आप चंद्रबाबु नायडू को देंगे, तो बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, बिहार को भी आर्थिक पैकेज देना पड़ेगा, बिहार को भी फाइनेंशियल पैकेज देना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों राज्यों को, और बाकी राज्य क्या करेंगे, बाकी राज्य तमाशा तो नहीं देखेंगे ना, बाकी राज्य भी मांग करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी तो कह रही है कि जीएसटी का पैसा नहीं दिया। तो मैं ये मानता हूं कि ये खेल तब तक चलेगा, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है तब तक चलेगी जब तक इनके मतलब सिद्ध होते हैं। और जैसे मतलब सिद्ध हो जाएंगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सरकार बहुत अंडर प्रेशर काम करने के लिए जानी जाएगी। क्योंकि और कन्फ्रंटेशन इसलिए होगा कि मोदी एक डिक्टेटर है, तानाशाह के रूप में काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो वो इस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएंगे। अभी मोदी और उनकी पार्टी का जो तात्कालिक जो उनके पास जो गुफा है, वो ये जो चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार के प्रेशर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अभी वो जो 238 या 40 उनके जो नंबर हैं, उसको बढ़ा करके वो 255 या 60 तक लाने की कोशिश करेंगे। जो अदर्स है, अभी आप लिस्ट उठा के देखेंगे, आप आपके दर्शकों को बताएंगे ये लिस्ट है, तो वो जो अदर्स है, इक्का दुक्का, एक एक दो पार्टी वाले, उनको, जैसे ये जयंत चौधरी है या बाकी जो छोटे छोटे पार्टियां, उनके साथ वो कुछ सौदा करेंगे कि आप अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दो। क्योंकि विलय करने में तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी की ब्रांच की तरह काम किया इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई अड़चन आएगी। अभी जो स्पीकर, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है स्पीकर की पोस्ट। अभी जो स्पीकर की पोस्ट अगर चंद्रबाबु नायडू को नहीं देंगे तो चंद्रबाबु नायडू विड्रॉ कर जाएगा। 1 मिनट नहीं लगाएगा। ये कहना कि हमने चिट्ठी दे दी है, अब गारंटी आ गई, कोई कोलिशन पॉलिटिक्स में कोई गारंटी नहीं होती है। आप अगर हमारा कहना, हमारी नीतियों के अनुसार, हमारे वायदों के अनुसार, हमारी सुविधा के अनुसार
अगर आप नहीं चलेंगे तो राष्ट्रपति भवन जाकर के चिट्ठी दे देनी है, और क्या करना है। राष्ट्रपति भवन संसद भवन से तो 300 मीटर दूर है। तो मुझे सीधी सी बात है कि ये मैं तो चाहूंगा कि देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा। आप जब तक अगर आप ऐसे काम करेंगे कि आप कोलिशन में छेड़ाखानी करेंगे, उनको प्रेशर में लेने के लिए आप बाकी दलों को, छोटे छोटे दलों को शामिल करके अपनी संख्या को 250 270 तक ले जाने की कोशिश करोगे, या ये इंडिया अलायंस में तोड़फोड़ करने की कोशिश करोगे, जो कि ये इन्होंने किया है। इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटका में सरकार गिराई, उत्तराखंड में सरकार गिराई। तो ये जो सिलसिला अगर इन्होंने चलाया, तो ये कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने बाद इनको कोई विड्रॉ भी कर जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो ये अभी फिलहाल ये शपथ लेना चाहते हैं। शपथ के बाद तमाशा आगे जाएगा, किस तरह से होता है आने वाले वक्त में दिखाई देगा। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि ये फिलहाल वो तो सबको लग रहा है कि मजबूरी का सौदा है, लेकिन किस तरह से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, लेकिन ये कितने दिन तक ये शादी चलती है और कितने दिन में तलाक होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो जिस तरह की स्टाइल फंक्शनिंग रही है नरेंद्र मोदी की, उमाकांत जी, हमने देखा जी है कि कैसे सरकारों को तोड़ा गया है। बनी हुई सरकारों, जनादेश के खिलाफ इन्होंने जाकर अपनी सरकारें बनाई हैं। हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मौजूद हैं, कैसे पार्टियों को तोड़ा गया है, कैसे नेताओं को खरीदा गया है, ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है, चुनाव आयोग को कैसे कठपुतली बनाकर इन्होंने नचाया है, वो सब कुछ हमने देखा है, वो सब कुछ हमारे सामने है। तो क्या जो नेता, जो दल इनके साथ अभी शामिल हैं, उनको ये डर नहीं होगा कि इनको कभी भी तोड़ा जा सकता है, इनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, इनको अपने में सम्मिलित किया जा सकता है, इन्हें फिर से डराया धमकाया सब कुछ किया जा सकता है और इनको कमजोर किया जा सकता है। ये सब तो डर इनके होंगे, और ऐसा ना हो इसके लिए ये दल क्या क्या कर सकते हैं? क्या आप 2-3 पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं कि देखिए, चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार कोई ये छोटे छोटे बच्चे नहीं है जो दूध पीते बच्चे हों। और इनको ये भी पता है कि कोई भी पार्टी, आप 10 साल का या 15 साल का जो भी हिस्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए कि जो जो इनके साथ गए खता, आप गिनाते जाइए। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल खड़ा है। बीजू जनता दल ने एक नारा दिया था कि हम जो है समान दूरी बना के रखेंगे कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से। तो मैंने संसद की रिपोर्टिंग करते हुए दसियों बार देखा कि जो पार्टी कहती थी कि हम समान दूरी बना के रखेंगे, वो जब क्रूशियल मौके आते थे तो वो फट से भारतीय जनता पार्टी को प्राण दान दे देती थी, उसकी रेस्क्यू के लिए, या उसको अगर वो गिर रही तो बचाने के लिए वोट दे देती थी। तो ये आप इक्विडिस्टेंस तो नहीं हुआ। तो नवीन पटनायक की पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है और उनकी राजनीति का, नवीन पटनायक की राजनीति का अंत हुआ है। तो इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से गाड़ी दोस्ती, तमाम उनके 25 साल तक वो गाड़ी दोस्ती बना करके बीजेपी से चलते रहे। आज उनकी पार्टी का कहीं पता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब भी कुछ दिन रहे, जब उनको पता लगा कि हमारा नुकसान होने वाला है तो वो चले गए। आपको जो जो पार्टी के नाम, बीआरएस का नाम बता दीजिए। बीआरएस तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी, उसका क्या हालत हुई पूरे इलेक्शन में तेलंगाना में। ये फैल गया वोटर्स में कि ये बीआरएस जो है बीजेपी की बी टीम है। और तो लोगों ने कहा कि जब बी टीम को ही वोट देना तो ए टीम को वोट दे दो, बीजेपी को डायरेक्ट दे दो। तो बीआरएस जो है, तो बीआरएस डिफेंस हो गई, खत्म हो गई। क्यों? कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के आप सरकार चला रहे हैं और लोगों को, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो वोटर्स ने बुरी तरह हमको हराया, अभी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह हराया, उनकी पूरी राजनीति खत्म कर दी। तो ये चंद्रबाबू नायडू ये बहुत सयाने हैं इस मामले में। इनको भी पता है कि ये ज्यादा दिन नहीं रहना है। पैकेज उकेज ले लेना है, सुविधाएं लेनी है, बजट ले लेना है। अडानी अंबानी का जो इन्वेस्टमेंट है मोदी जी के थ्रू, अभी सुना है कि लॉलीपॉप दिखा दिया है कि सरकार से होगा वो देंगे,
और बाकी हम आपके यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना होता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वालों का तो हाल देख लिया ना, स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज में जो कहानी गढ़ी गई, तो बहुत अच्छी कहानी, मुझे तो बड़ी पसंद आई वो कहानी कि आप पैसा आज लगाइए, 1 तारीख को आप शेयर खरीद लीजिए स्टॉक मार्केट में जाकर के, और 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेंगे तब देखना कि शेयर मार्केट कहाँ आसमान पकड़ लेगी और आपका लाखों, 2 लाख के शेयर 1 करोड़ पहुंच जाएंगे, 50 लाख 25 लाख पहुंच जाएंगे। तो मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी इस देश के लोगों को बिठाए और उनको बताएं कि ये जो इसका कहानी क्या है, इसके पीछे जो इसका तरीका कैसे होता है ये। और आप तो बहुत सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये बताइए कैसे होता है ये लाभ जो है, जो 1 तारीख जून को शेयर खरीदो और 4 तारीख को वो 4 गुने 6 गुने दाम कैसे होते हैं उसके, ये जानकारी कहां से मिली आपको? इसका फंडा इस देश के गरीब लोगों को समझा दीजिए आप, वो भी अमीर हो जाएंगे। जो 30 लाख करोड़ रुपए आपके दोस्तों ने और विदेशी इन्वेस्टर्स ने, जिनमें ये बताया जाता है कि आप ही के लोग हैं वो, जिन्होंने इस देश को 30 लाख इन्वेस्टर्स को 5 करोड़ फैमिलीज के शेयर नुकसान हुआ है, उनको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो कहानी, वो विद्या बाकी लोगों को भी तो समझा दीजिए वो कहानी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा फेक नैरेटिव, फेक दावे, फेक नैरेटिव पर ये देश नहीं चल सकता। आपको वास्तविक धरातल पर, असलियत के धरातल पर देश चलाना पड़ेगा। और आपने जिस तरह से जो आज भाषण से शुरुआत की है देश चलाने की, अगर उस शुरुआत से आप देश चलाएंगे, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का, अभी विपक्ष से तो आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है। जो नए एमपी हैं उनसे तो मुलाकात होनी बाकी है। अभी संसद में बहस होगी, चर्चाएं होंगी, पहले तो ओथ होगी, आपके मंत्रियों का परिचय होगा। तो आप परिचय होने के पहले इस तरह की भाषा, इस तरह की निम्न स्तर की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ, तो समझा जा सकता है कि किस तरह से कन्फ्रंटेशन आपने सरकार बनने के पहले ही विपक्ष के साथ में, और इतना ताकतवर विपक्ष है वो आपको जीने नहीं देगा आपके सरकार को। और आपने अगर इस तरह से कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया है तो आपकी सरकार चल नहीं सकती है। और अगर उन्होंने डिमांड कर दी है कि घोटाले की जेपीसीसी से मांग कराओ, जो शेयर मार्केट घोटाला है जिसके आप लोग सूत्रधार बताए गए हैं, उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी लोगों को कह रहे हैं आप जो मार्केट रेगुलेटर के ऑपरेटर हैं क्या आप, कि देश के प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री या कार्यवाहक गृह मंत्री है? ये रेगुलेटर कब से अपॉइंट हो गया आप शेयर मार्केट के? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। जो इस देश को जानते हैं, इस देश की इकोनॉमी को जानते हैं, इस देश की संसदीय राजनीति को जानते हैं, इस देश की हिस्ट्री को जानते हैं, वो आपके इन सगुफों में, इन लजीज जो सगुफे आप छोड़ रहे हैं उसमें आने वाले नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने 10 साल यही तो देखा है, लोगों ने 10 साल जुमले और उनकी मीठी मीठी बातें यही तो देखी हैं कि कैसे वो विश्व गुरु हैं, वो बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं है, वो तो विष्णु का अवतार है, वो ये सब कुछ है। और आज मैं देख रही थी उमाकांत जी कि विश्व गुरु से अचानक से विश्व बंधु बन गए हैं। तो बहुत जल्दी जो है वो बदलाव हो रहा है, विश्व गुरु से विश्व बंधु बन गए हैं, मोदी की गारंटी से एनडीए हो गया है। तो ये बहुत जो बदलाव हो रहा है, ये साफ तौर पर ये जनता भी देख रही है। और अभी भी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है नरेंद्र मोदी की, जो हमने देखा 7 चरणों में जो चुनाव हुआ एक लंबा चौड़ा, उसमें भी सिर्फ वो कोसते आ रहे थे विपक्ष को, और अभी भी वो विपक्ष को ही कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एनडीए है वो सत्ता का लालची नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो सत्ता का लालची है, यानी कि सत्ता के लिए ही वो एक साथ आए हैं। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो सत्ता के लिए एक साथ आएंगी, वो साथ में मिलकर आलू तो नहीं छीलेंगी। तो ये जिस तरह की बातें अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उमाकांत जी, क्या आपको लग रहा है अभी इनके अहंकार को कम होने में अभी और वक्त लगेगा? अभी जिस तरह का अभी भी
जो भाषा है, जो ये दिखाने की कोशिश है, हार तो गए हैं लेकिन फिर हम ये हारे नहीं हैं। एक बार फिर से हमने इतिहास रच दिया और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कहावत है ना, गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज। तो आप हारे नहीं है, आप बुरी तरह हारे हैं। आपको मैंडेट नहीं मिला है और आपने आपने जो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं या डंका पीट रहे हैं कि कोई एनडीए, आपने चुनाव की घोषणा होने के बाद चंद्रबाबु नायडू से समझौता किया। चुनाव की घोषणा के बाद आपने नीतीश कुमार से दोस्ती की, वहां कहा कि आप हमारे साथ आइए के साथ। उसके 4 दिन पहले तक नीतीश कुमार क्या क्या बोल रहे थे, आपने बिहार जाकर के क्या क्या बोला। गृह मंत्री ने बोला कि नीतीश बाबू सुन लीजिए, आपको कभी भी दोबारा एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। पब्लिक रैली में, कोई ड्राइंग रूम में नहीं बोला, पब्लिक रैली में बोला कि और आरोप प्रत्यारोप लगाए, कई तरह के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नीतीश कुमार के जो दोस्त हैं बिहार में, मैं चूंकि पटना में भी मैंने पोस्टिंग की, जर्नलिज्म किया मैंने वहां, तो वहां भी रहा हूं मैं, तो मैं जानता हूं मोहल्लेदारी। तो वहां इनके जो नीतीश कुमार के जो फाइनेंस करने वाले इनकी पार्टी के शुभचिंतक हैं, उनके यहाँ रेड डाली गई, उनके यहाँ प्रेशर बिल्डअप किया गया, तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए गए और उसके बाद उनके साथ कोलिशन किया गया। और मैं ये मानता हूं कि ये जो है, जो गठबंधन है, ये गठबंधन इसको कहते हैं ना, तलवार की धार पर है। ये कल क्या होगा, ये बेसिकली डेली वेज का गठबंधन है, डेली वेज पर है। ये डेली वेज पे है कि आज काम किया, शाम को जो मजदूर होता है, श्रमिक होता है, वो कहता है साहब ठेका तो जरूर लिया है लेकिन आज का पैसा मैं डेली शाम को पैसे लेके चला जाऊंगा। तो आप कहते हैं नहीं नहीं हफ्ते बाद लेना, नहीं 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 नहीं, हमको नमक तेल चना चवेरा सब चाहिए। तो ये मैं डेली वेज की सरकार कह रहा हूं इसको, ये डेली वेज पे चलेगी। बहुत प्रेशर टैक्टिस है, हर आदमी जो कोलिशन पार्टनर है उसमें, देखिए भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से चंद्रबाबू नायडू का कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी का बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जो बाकी जो छोटे छोटे घटक हैं, चाहे पूर्वोत्तर के हों, चाहे वो बाकी राज्यों के घटक हैं, उनको ये हिंदुत्व का जो आप जहर फैलाने का पूरा चुनाव में आपने काम किया, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। मुझे बताइए कि आपने अगर समर्थन किया वो एनडीए के पार्टनर्स ने, उनके बयान दिखा दीजिए आप। और आप जो है, आपका कोर बिंदु जो है वो हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व की राजनीति, क्या एनडीए का जो चार्टर आप या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करेंगे, तो क्या उसमें हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के रास्ते पे चलेंगे, ये लिखने की हिम्मत है आपकी? अभी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बोला है ना कि कॉमन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइए और वो बताइए हमको आप। तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एक लिख के बता दीजिए आप ना, कि आप जो है इस तरह से उन्माद और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, जो भाजपाई हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व की राजनीति पर देश को चलाएंगे, ये लिखने की हिम्मत है आपकी? आप ये जितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और जितना प्रेम आपका उबल रहा है, क्या आप उस रास्ते पर देश को चलाने का मादा रखते हैं? और आप दुनिया में, आप कह रहे हैं कि दुनिया में डंका पिट रहा है। अरे भाई साहब, ये श्रीलंका आपके साथ नहीं है, मालदीव ने आपको भगा दिया वहां से, आपका जो वहां मिलिट्री अटैची होता था और थोड़ी बहुत हमारी वहां पर गार्ड थे, फौज थी, उनको भगा दिया वहां से। नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, चीन ने आपकी जमीन कब्जा कर लिए है, यहाँ पर उसने हॉस्पिटल बना दिया है अरुणाचल बॉर्डर पर, और पूरा नॉर्थ ईस्ट और डोकलाम में क्या हालत है, 40,000 किलोमीटर। लद्दाख के हजारों लाखों लोगों ने जुलूस निकाला कि कब्जा मुक्त करो चीन से, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई आया ना कोई गया। तो सवाल ये है कि क्या देश की जनता को आप बताएंगे कि चीन से आप जमीन खाली करवाएंगे? क्यों नहीं बोला आपने आज? आप चीन से भारत की जमीन खाली कराने का ऐलान करवाइए, एनडीए का प्रपोजल पारित करवाइए, आप जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है उसमें इन चीजों को शामिल कराइए। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं और अभी तो आगे देखे होता है क्या।
तो अभी और चीजें जी आएंगी सामने, क्योंकि ये सरकार कदम कदम पर इतनी गलतियां करेगी कि इस देश की हम्म, जनता बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, और इस देश की जनता आपको देख रही है। आपके 1 महीने पुराने भाषण भी देख रही है, 1 साल पुराने भाषण भी देख रही है, मणिपुर के भाषण भी देख रही है, एथलीट लड़कियों के साथ जो आपके सांसद ने जो दुर्व्यवहार किया वो भी देख रही है, फार्मर्स के साथ जो आपने 750 फार्मर्स मारे और संसद में सवाल पूछा गया कि कितने फार्मर मारे, सरकार इसके बारे में जवाब दे। इन्होंने कहा हमें तो कोई कोई सूचना नहीं हमारे पास। कोविड में इतने लोग मारे गए, अभी इन्होंने कोविड की चर्चा की प्रधानमंत्री जी ने भाषण में। कोविड हम्म, में आपने उत्तर प्रदेश की गंगा में बहती हुई लाशें दिखाई दी, क्या वो किसकी लाशें थी? कोविड पेशेंट की लाशें। जब आपके पास आपकी मशीनरी ने उनको उनके अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, तो आपके लोगों ने जी चुपचाप अंधेरे में गंगा में बहा दिया उनको। तो ये जो सारे हम्म, सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तो आपको प्रधानमंत्री है ना देने पड़ेंगे ना। बताइए ना कि 10 साल से आपने कौन सी दवा खा रखी है कि आपको प्रेस से डर लगता है, मीडिया से डर लगता है। उन लोगों को आप इंटरव्यू देते हैं जो आपके लिखे हुए बताए हुए सवाल आपसे पूछते हो। आप जो जवाब, आप जिस तरह का जवाब चाहते हो उस तरह का जवाब आप उनको देते हो, और वो हाँ में हाँ मिलाते हो। आपकी दरबारी पत्रकारिता करते हो। वो गोदी मीडिया है, वो इस देश के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। जी क्या प्रधानमंत्री को ये पता है कि नहीं पता है? जी, थैंक यू। हम्म। सवाल ये है, और एक दो और लास्ट आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ। इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की, उमाकांत जी, तो अभी आप जी, किस तरह की तस्वीर इंडिया गठबंधन की आप देख रहे हैं? 234 नंबर उनके पास है, उन्हें 38 की जरूरत है, और अभी मैंने देखा वो नंबर बढ़ रहा है। जो एक दो निर्दलीय हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विलय किया है, महाराष्ट्र के एक हैं। इसके अलावा पप्पू यादव की आप बात कर लें तो पप्पू यादव पहले भी कांग्रेस में थे, जीत कर आए, अब उन्हीं के साथ शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर और उनका बड़ा ही है। मान लीजिए कि 34-35 ही है, और उनको 35 या 36 की उनको जरूरत है सरकार बनाने के लिए। खबर यह है कि महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे ग्रुप के जो सांसद है वो हैं। और कल अजीत पवार, उन्होंने जो अपने विधायकों की बैठक बुलाई तो वहां पर उनके गुट के अच्छे खासे जो विधायक का नंबर है वो वहां पर नहीं पहुंचे उस मीटिंग में। और वही शरद पवार की भी लगातार जो एनसीपी गुट के नेता है उनसे जो दूसरे हैं अजीत पवार गुट के जो नेता हैं शरद पवार, उनसे वहां उनकी बात हो रही है। अब लगातार हम ये देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से। कल ये भी खबर आई कि रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के जो सीएम हैं उनकी बात भी चंद्रबाबू नायडू से हुई है। हमने वो तस्वीर देखी जब स्टेलिन और चंद्रबाबू नायडू एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। और कमलनाथ का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारी नजर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है, और हम देख रहे हैं कि वो आखिर आगे क्या करेंगे, हमारी नजर उन पर है। अभी जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही हो। तो फिलहाल इंडिया की जो तस्वीर है उसको आप कैसे देख रहे हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हैं? क्योंकि लोगों ने चेंज के लिए वोट किया है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन चेंज का वो सरकार में चेंज हमें दिख पाएगा, ये अभी बड़ा सवाल है। देखिए सबसे बड़ी बुशरा जी, जो सबसे बड़ी चीज हुई है भारत की डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में, वो ये जी हुई है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत किया है इस आम चुनाव ने। सबसे बड़ा काम ये हुआ है। और लोकतंत्र मजबूत करने का मतलब होता है उसमें विपक्ष का मजबूत होना। और लोकतंत्र में विपक्ष अगर मजबूत है तो जो सत्ताधारी पार्टी का जो अहंकार है वो अहंकार जमीन पर आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत 2014 के मुकाबले और 2019 के मुकाबले 2024 में एक विपक्ष एक मजबूत है। विपक्षी पार्टियों की जो केमिस्ट्री है वो काफी विश्वास और भरोसेमंद है। तीसरी बात है कि उनके पास सवाल पूछने के लिए, मुद्दे उठाने का एजेंडा बहुत मजबूत है, बड़ी लिस्ट है उनके पास। और मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं होता कि आप सरकार में रहें। आप डेमोक्रेसी को जिंदा करने की बात करें, आप लोकतंत्र में सरकार को झुकाएं जनता के मुद्दों पर। बेरोजगारी और महंगाई दो बड़े मुद्दे हैं आजकल।
देश भुखमरी के कगार पर है, लेकिन आप डंका पीट रहे हैं कि आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे, आप जिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे लेकर के आए हैं, वो क्या उन लोगों में शामिल हैं जो 80 करोड़ लोग को आप फ्री राशन देने का दावा कर रहे हैं? तो अगर अगर वो उन लोग, इसका मतलब 1 करोड़ 5 लाख लोग गरीब थे इस देश में। और ये गरीब कब आए, कब कब आपको जानकारी मिली कि इस देश में 1 करोड़ 5 लाख गरीब हैं? तो एक तो ये मुद्दा है। तो दूसरा जो विपक्ष वाला आपने सवाल किया है कि देखिए, इंडिया अलायंस अपनी ताकत भले ही बढ़ा ले, उन्होंने एक साफ कर दिया है कि अभी हम पावर पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अभी अपोजिशन को भी अपनी रणनीति में कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम सत्ता के लिए भूखे हैं। जब तक नंबर गेम डेमोक्रेसी में नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब तक उनके पास नंबर गेम नहीं होते, तब तक वो सरकार और जनता के बीच में जो दरार है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको भरने की कोशिश करें, उन मुद्दों को उठाएं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो विपक्ष है, विपक्ष ने संसद के भीतर और संसद के बाहर, अगर उन्होंने जनता से के मुद्दों को और ये मोदी की गारंटी जो उन्होंने की है, उस गारंटी को इनको याद दिलाएं और इनसे हिसाब लें कि आपने क्या क्या काम किया, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने क्या क्या काम किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नंबर गेम के कैलकुलेशन पर नहीं जाना चाहिए। इंडिया अलायंस अभी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है, और जब तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का मोह भंग नहीं हो जाता, अगर मोह भंग नहीं हो जाता, तब तक इनको कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि ये सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सोल्यूशन, क्योंकि ये एक कोलिशन, एक कमजोर सरकार है, और इसमें अंतर्विरोध होने हैं, इसमें झगड़े फसाद होने हैं, इसमें टकराव होने हैं, छोटे दल नाराज होने हैं। और जब तक इस तरह से सिचुएशन में एक ऐसी नौबत आएगी कि ये सरकार एक दिन अपने बोझ से गिर जाएगी। जब ये सरकार अपने बोझ से गिरेगी, तो एक चैप्टर शुरू होता है इंडिया अलायंस का। उस मौके पर इंडिया अलायंस अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो भी उनके पास है, उसके आधार पर वो अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल उन्होंने जो जेपीसी का जो मुद्दा उठाया, वो इस देश के लिए बहुत जरूरी है, इस देश में कि लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है। और वो सवाल पूछे, बड़े प्यार से सवाल पूछे मोदी जी को कि मोदी जी, इस देश के 140 करोड़ लोग, आपकी जो ये पुड़िया आपने बेची है 1 जून से लेकर के और 4 जून के बीच की, इस पुड़िया को इस देश के लोगों को थोड़ा थोड़ा गुनगुने पानी में सोते समय पिला दीजिए, तो सब लोग जो है धनवान हो जाएंगे। यहाँ राम राज्य, असली राम राज्य आ जाएगा, कोई गरीब नहीं बचेगा। और जो आप 5 किलो राशन दे रहे हैं लोगों को, वो राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों के घर में राशन भेजेंगे। लोग, हो सकता है कि आपके घर में राशन लेके आ जाए, इतने धनाढ्य लोग हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंडिया अलायंस को अभी आपस में कोलिशन और इनका भी प्रोग्राम बनाना, और संसद के भीतर इनको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। इस देश में डेमोक्रेसी की जो नींव है, डेमोक्रेसी की जो पिलर्स है, उनको मजबूत करने की जरूरत है। और इस सरकार को, ये जो सरकार है, जो अवसरवादी सरकार है, जो जिसने, आप प्रधानमंत्री के भाषण से पता लग गया ना कि इससे बड़ी अवसरवादी सरकार कोई मिलेगी नहीं आपको। जो चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया है कि आरक्षण देंगे, और इन्होंने मुस्लिम विरोधी और माइनॉरिटी विरोधी पूरा कैंपेन चलवाया, तो ये देश की जनता को जवाब देंगे ना। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप उनका आरक्षण बंद कर देना चाहिए, हम कौन होते कहने वाले, लेकिन आप एंजॉय कर कीजिए उनके साथ आप। और जो आरक्षण आप वहां दे रहे हैं, वो देश के दूसरे भी मांग उठेगी, उनकी मांगों को भी पूरा कीजिए। आपके आंध्र में आप ये कर रहे हैं, तो यहाँ भी कीजिए। तो मैं तो अभी फिलहाल शुभकामनाएं दूंगा कि ये शपथ ग्रहण हो इनका, शांतिपूर्ण ढंग से हो, और देश की जनता के सामने जो सवाल है, उन सवालों के जवाब दे। और जब तक ये जवाब नहीं दे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि इनको घुटने के तक बल टेकने के लिए मजबूर करें, संसद के भीतर और संसद के बाहर। जी,
बिल्कुल, और लग रहा है विपक्ष पूरे उसी तरह के अपने तेवर में नज़र आ रहा है। घुटनों पर तो ला ही दिया गया है, कम से कम नरेंद्र मोदी की बात तो हम कर ही सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार वो झुके-झुके नज़र आ रहे हैं, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो नरेंद्र मोदी जो अपने नाम से शुरू होकर अपने नाम पर खत्म होते थे, वो जो 56 इंच की बात करते थे, विश्व गुरु की बात करते थे, एक अकेला सब पे भारी की बात करते थे, वो आज देखिए कितनी बैसाखियों का सहारा लेकर सरकार बनाने की कवायद जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये विपक्ष की मजबूती है। क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार उस तरह की सियासत पर से के आगे चल पाएंगे जहां ये कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है? क्या बीजेपी अपने उसी हार्ड हिंदुत्व की उसी नैरेटिव पर, उसी राजनीति पे क्या वो चल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्शन उस पर आधारित था और उसी सियासत को विपक्ष तो आप जो कोलिशन के पार्टनर्स उनको तो आप छोड़ दीजिए, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। किस तरह से एक दलित सांसद को अयोध्या से जो चुनकर भेजा है, वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास की 5 सीटें जो हारे हैं बीजेपी, वो एक बड़ी मिसाल है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सिर्फ 1.5 लाख से जीते हैं, जो कि अब तक के भारत के इतिहास में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले सिटिंग पीएम भी वो बन गए हैं। ये भी उनके खाते में जो है ये इतिहास जो है वो रच दिया गया है। उनसे ज्यादा से तो किशोरी लाल शर्मा जो हैं वो 1,67,000 से जीते हैं। ये सब देश देख रहा है। जिन राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता था, वो 3.25 लाख से तकरीबन दोनों ही सीटों से वायनाड और रायबरेली से जीते हैं। तो ये तमाम तरह की मिसालें हैं, तमाम तरह के वो आंकड़े हैं जो लगातार हम पेश कर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा की जिस जगह से वो भाषण दिया था, जहां पर ये कहा था कि मुसलमान घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, वो भी हार गए। गुजरात की जिस सीट पर उन्होंने ये कहा था 2 भैंसे एक खोलकर ले जाएंगे, वो भी सीट वो हार गए। महाराष्ट्र में जिन 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, उनमें से आप देखिए कैसे वो 14 हार गए और सिर्फ 3 ही जीत पाए। ये सब भी देश देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी, आप जी अपने कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम लगातार आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स के साथ कि कैसे लगातार जो सियासी तस्वीर है वो लगातार बदल रही है। आप भले ही ये देख रहे हो कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही हैं, आप ये देख रहे हैं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए जो कोलिशन के पार्टनर्स हैं वो अभी क्यों उनके साथ हैं, वही अभी हमने आपको समझाने की कोशिश करी। तो जो लोग ये चाहते हैं या जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया, मैं उनसे कहूंगी वेट एंड वॉच, अभी बहुत कुछ बाकी है। द गेम इज स्टिल ऑन। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।